बदी बदी गालियां दे रहे थे माँ बहन का। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग टूट पड़ेंगे और मुझे मार गिराएंगे, और जब ये सारे लोग आगे तो बाहर में देख लेंगे, तुमको बता देंगे, समझ लो, आज की तारीख लिख लो, इस सब तरह की बातें वो करने तो लगे। डर लग रहा है आईपी गुप्ता जी को, डर लग रहा है? डराने वाला माई का लाल पैदा ही नहीं लिया है। 56 इंच का सीना कहने वाले लोग किस तरह से आज कमजोर किया है देश के नौजवानों को। तो देश के नौजवान के साथ में आईपी गुप्ता खड़ा है। राम कृपाल जी आप पे क्यों इतना भड़के हुए हैं? मेरा उनका यही कहना है कि भाई आप तो सीनियर आदमी है, अगर तांती ततवा पान का बेटा गुंडों का सरदार हो सकता है तो आईपी गुप्ता को फक्र है कि मैं गुंडों का सरदार हूँ। मोदी जी प्रचार करने के लिए आए, जोगी जी प्रचार करने के लिए आए, स्मृति ईरानी प्रचार करने के लिए आई, करोड़ों रुपए बहाए गए, उसके बावजूद भी अगर हम जीत गए हैं, अगर ये गुंडागर्दी से जीते हैं, ये भी फक्र है मुझे। वो अपना संस्कार बिगाड़े, जब तक लालू जी के साथ में थे तब तक उनका संस्कार था, जब लालू जी के साथ अलग हो गए तो संस्कार, ये भाषा बताता है कि वो संस्कार से दूर हो गए। इतने छात्र सड़क पे है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं आया है। बेशरम है ना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता जी हैं, आज खूब चर्चे में हैं। विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, इनका कहना है कि इनको भाजपा के लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रामकृपाल यादव जो कि भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि गुंडे मवाली हैं और कैसे कैसे ये जीते हैं सभी को पता है। तो उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था पहले विधानसभा के अंदर, आप पे हमला किस तरह से हुआ ये बताइए। ना, बेसिकली आज विधानसभा की शुरुआत होते ही एक विधायक हैं राम बाबू के, श्याम बाबू पता नहीं उनका नाम, उन्होंने एक चर्चा करने के लिए समय मांगा, अध्यक्ष जी ने दे दिया उनको 1 मिनट। वो चालू हो गए कि कल हमारे सड़क पे पटना में हमको हमलावरों ने मुझ पे हमला किया। वो हमलावर था, वो स्टूडेंट नहीं थे। इसी बात पे मैं खड़ा हो गया, बोला कि वो हमलावर नहीं थे, वो स्टूडेंट थे। आप ये कह के जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनका अपमान मत कीजिए, उनको कलंकित मत कीजिए, वो हमलावर नहीं थे। इसी पे मैं उनका बचाव कर रहा था छात्रों का, और वो लोग धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, खड़ा हो गए, फिर बैठे, फिर चालू हुए, तो फिर मैं यहाँ से, तो मैं अकेला उधर वो सारे लोगों पे जुड़ा हुआ था। वो लोग हाथ बाँह चढ़ाते हुए मेरे तरफ आए वेल में उतर के, तो हम भी इधर से उतर गए, तो उधर से सारे लोग और हम अकेले, हो रहा है तो बीच में आ गया मार्शल, लोग बचाए। फिर बाद में इन लोगों को पता चला ये क्या हो गया, तो ये सारे लोग भी आए हमें बचाने के लिए। फिर वो बदी बदी गालियां दे रहे थे माँ बहन का, और ये ऐसा लग रहा था कि सारे लोग टूट पड़ेंगे और मुझे मार गिराएंगे, और जब ये सारे लोग आगे तो बाहर में देख लेंगे, तुमको बता देंगे, समझ लो, आज की तारीख लिख लो, इस सब तरह की बातें वो करने तो लगे। डर लग रहा है आईपी गुप्ता जी को, डर लग रहा है? इस सर पे जो मेरा मुरेठा रहता है ना, बेसिकली वो कफन है मेरे लिए। और मैं हाजीपुर में ये प्रण लिया था कि आज मैं ये कफन बांधता हूँ, ये आंदोलन करूँगा जब तक आरक्षण मिल न जाए, हम आंदोलन करेंगे और ये कफन सर पे बांधेंगे। तो ये कफन है, और आईपी गुप्ता आंदोलन से निकला है, उसको डराने वाला माई का लाल पैदा ही नहीं लिया है। लेकिन वहां पे जो है सदन में विपक्ष की संख्या बहुत कम है, आप लोग कितने कम है, उधर तुम 3-4 गुना तो हम ज्यादा तो लोग हैं। अकेले भारी पड़ गए थे उन लोगों पे, हम तो अकेले लड़ रहे थे। देखिए, आप चाहे संख्या में चाहे जितना भी क्यों ना हो जाए, अगर आप गलत के साथ हैं तो कमजोर दिखाई पड़ेंगे, अगर आप सत्य के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, तो आप सारे उन पे भारी पड़ेंगे। आज वही हुआ है। मेरा हमेशा से मानना है कि आप महल के राजा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर एक रिक्शा वाला भी भारी पड़ेगा। हम इसलिए मजबूत हुए या अपने बातों के साथ अपने खड़े हैं कि वो आपका, हमारा, किसी का बेटा भाई है, बहन है, वो सड़कों पे है, किसी की नौकरियां चली गई, किसी का एज खत्म हो गया, वो जिसके मन में डर था कि जेल में डाल देगा मोदी, अब उन लोगों को समझ में आया कि यार हमारी नौकरी खत्म हो गई, हमारी कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग तो रोज मरना ही चाहते हैं, ये जिंदगी लेके क्या करेंगे कि एक बोझ बन गया है, तो चलो लड़ते हैं। तो वो लड़ाई लड़ रहा है अपने जीवन के लिए, लड़ाई लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। लेकिन उनको पाकिस्तानी, आतंकवादी, नेपाली क्या क्या नहीं कह रहे भाजपा के नेता? नहीं, यही तो मोदी जी कहते थे ना, कि कपड़े पहचानो, कपड़े से पहचान चलता है, ये प्रधानमंत्री का भाषा है। जब आप सरकार के खिलाफ एंटी नेशनल, हिंदू विरोधी, है ना, देशभक्त, आपने इस तरह के करते थे,
और यही जो लोग आज सड़क पे उसको सपोर्ट भी करते थे, लेकिन उन लोगों को आज पता चल गया कि ये जो 56 इंच का सीना कहने वाले लोग किस तरह से आज कमज़ोर किया है देश के नौजवानों को। तो देश के नौजवान के साथ में आईपी गुप्ता खड़ा है, और इसलिए मैंने कहा कि वो हमलावर नहीं है, वो गुंडा नहीं है, वो आंदोलनकारी कर रहे हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। इसमें कोई नेतागिरी किसी का नहीं है। पर रामकृपाल जी आप पे क्यों इतना भड़के हुए हैं? रामकृपाल यादव जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, बोला कि आईपी गुप्ता गुंडों का सरदार है और वो गुंडागर्दी करके विधानसभा का चुनाव सहरसा में जीता है। तो मेरा उनका यही कहना है कि भाई आप तो सीनियर आदमी है, अगर तांती ततवा पान का बेटा गुंडों का सरदार हो सकता है तो आईपी गुप्ता को फक्र है कि मैं गुंडों का सरदार हूँ। और अगर सहरसा में मोदी जी प्रचार करने के लिए आए, जोगी जी प्रचार करने के लिए आए, स्मृति ईरानी प्रचार करने के लिए आए, करोड़ रुपये बहाए गए, आरएसएस भाजपा के सारे लोगों ने प्रधानमंत्री कहा आके कि एक सीट हमको दे दो, उसके बावजूद भी अगर हम जीत गए हैं, अगर ये गुंडागर्दी से जीते हैं, ये भी फक्र है मुझे। क्या कहेंगे रामकृपाल जी को? बड़े हैं, आपको इस तरह नहीं, उनको सम्मान करता है आईपी गुप्ता। सम्मान करते हैं अभी भी? नहीं, क्यों नहीं, गुंडा मवाली बोल नहीं, रहे हैं आपके फिर भी? घर के बड़े लोग के बोल बिगड़ सकते हैं या उनके संस्कार बिगड़ सकते हैं, लेकिन मेरा संस्कार तो नहीं बिगड़ सकता। वो अपना संस्कार बिगाड़े। जब तक लालू जी के साथ में थे तब तक उनका संस्कार था, जब लालू जी के साथ अलग हो गए तो संस्कार, ये भाषा बताता है कि वो संस्कार से दूर हो गए, लेकिन आईपी गुप्ता के पास तो संस्कार है। कहना चाह रहे हैं कि रामकृपाल जी राजद में थे, लालू जी के साथ है, तभी तक सही थे? नहीं, बिल्कुल थे। उनकी पहचान कहाँ से मिला? अगर लालू जी के साथ नहीं होते तो भाजपा थोड़े उनको भाव देने वाला था। अच्छा, भाजपा के लोगों की जो है गाड़ी को तोड़ा गया, झंडा देख देख के जो है छात्र रुक रो रहे थे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि एक वेदना है, एक दर्द है, एक डर है जो निकल गया। एक आदमी, एक बच्चा जो 29 बरस का हो गया, 18 बरस का होगा जब मोदी को कहता था हर हर मोदी घर हर मोदी, अपने यहाँ जय श्री राम लिख के दौड़ता था, मोदी आएगा, नहीं मोदी आने वाला है। अच्छे उस समय वो 18 बरस का लड़का था, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। आज वही 18 बरस का लड़का 31 बरस का हो गया और रोड पे है, उसकी शादी नहीं हो रही है। वो पहचान गया कि हमारा जिंदगी के साथ किसने खेला, हमें झूठे सपने किसने दिखाया, हमें गले लगा के हमारे रीढ़ की हड्डियां किसने तोड़ा, हमें धर्म के नाम पे, हमें मुसलमानों के नफरत किसने सिखाया। मंदिर में चोरी करने वाले वो हमारे हितैषी नहीं हो सकते। ये चोरों को मुख्यमंत्री बनाने वाले, घोटालेबाजों को अपने पार्टी में लाके उनको बड़े पद देने वाले देश के भला नहीं कर सकता। ये जो वेदना है, एक डर है नौजवानों को जो निकल गया है और वो सड़क पे है। हमारे घर की हमारी बेटी बोल रही है, वो खाना पहुंचा रही है, किसी बोलती है कि इतना पैकेट जाके बांट दो दुकानदार को, वो बांट के वीडियो भेज रहा है। हमारा घर, आपका घर, किसी का भी एक आज का ऐसा नौजवान नहीं है, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, आईआईपी जो भी हो, उसके घर में बच्चा है और वो जेनजी है। इतने छात्र सड़क पे है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं आया है। बेशरम है ना, बेशरम है ये। हमको तो राजनाथ जी को, बड़ा राजनाथ सिंह जी को बहुत इज्जत करता था मैं, लेकिन 2 बात उन्होंने कहा कि ये यूपीए में होता था, नहीं नैतिक जिम्मेदारी दे के आरक्षण देना, यहाँ नहीं होता। और उन्होंने जो शहीद हुए 6 नौजवान, उनके बारे में संसद में झूठ बोला। जब वो बोल सकते हैं, भाजपाई रंग उनके ऊपर आ गया, ये गुजरातियों का रंग जब उनके ऊपर आ गया, तो फिर उम्मीद कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।